बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज हमारे साथ मौजूद हैं अयाज खान, सीनियर सहाफ़ी हैं। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर डिग्री रखते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे जो रात हफ्ते और इतवार की रात इंडियन एयरबेस जम्मू के ऊपर जो दो ड्रोन स्ट्राइक्स हुई, ड्रोन अटैक्स हुए, जो इंडियन मीडिया जिनको कह रहा है वो उनके पीछे किसका हाथ था, क्या वजूहात थी। जो अब तक की रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक जो है तकरीबन रात 2 बजे 1:40 के ऊपर जो है पहली स्ट्राइक हुई। ये दो ड्रोन थे जिन्होंने हमला किया। पहला हमला जो है उसके अंदर जो पे लोड था वो गिराया गया जो इंडियन एयरबेस का टेक्निकल सेक्शन है उसकी बिल्डिंग के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी उस बिल्डिंग की छत के ऊपर सुराख हो गया। और दूसरा जो है वो खाली जगह के ऊपर पे लोड गिरा जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। इस तमाम वाक़े के अंदर दो इंडियन एयरमैन जो हैं वो ज़ख्मी हुए और इतलात के मुताबिक मामूली ज़ख्म थे और वो सब अपने काम पे वापस लौट आए हैं। इंडियन जो डीजी है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का, दिलबाग सिंह, उसके बयान के मुताबिक ये एक टेररिस्ट एक्ट था और इसके अंदर जो है ड्रोन्स को इस्तेमाल किया गया। उसने ये भी इंकशाफ किया कि जम्मू के इलाके से एक जो है लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव जो है उसको गिरफ्तार किया गया जिससे एक आईईडी भी बरामद हुई है। ये शख्स जो है इस आईईडी को रखना चाह रहा था जम्मू के किसी पॉपुलेटेड एरिया के अंदर। अच्छा, जो इस वक्त तक मालूमात आई हैं, जो इंडियन मीडिया के अंदर बयानात आए हैं और जिस तरीके से इस वाक़े को ट्रीट किया जा रहा है उसमें साफ एक पैटर्न नज़र आ रहा है जो इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का हम माजी में भी देख चुके हैं। तो अब हम अयाज से बात करेंगे कि अयाज, आप ये बताएं कि अटैक होता है, ड्रोन अटैक होता है, टेक्नोलॉजी जो है शिद्दत पसंद जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ड्रोन के अंदर आपको पता है कैमरा भी होता है और एक जो है एक टेक्निकल एरिया की ऐसी छत पे गिरता है जहाँ पे वो एक छोटा सा सुराख करता है, दूसरा जो है जमीन के ऊपर गिरता है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो क्या आप इस वाक्य को देखते हैं, बड़ा मशकूक किस्म का वाक्य नहीं नजर आ रहा? थैंक यू सो मच बिलाल साहब, आपने जो सारी तफसील बयान की है, ये सारी की सारी तफसील ही मशकूक लगती है। एक तरफ उन्होंने कहा कि ड्रोन अटैक करने के काबिल हैं वो लोग और उन पर ड्रोन अटैक भी कर सकते हैं, जैसे आपने कहा उसके आगे कैमरा भी लगा होता है। वो आके उन्होंने लोड भी गिराया और चले भी गए। ये वार्निंग थी या क्या थी, मुझे ये भी नहीं समझ आती। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आईडी उन्होंने पकड़ ली। मतलब ये दोनों टोटली डिफरेंट एक चीजें हैं कि जो इतने कैपेबल हैं वो फिर वो उन डिवाइसेस को क्यों लेके फिर रहे हैं, जिनके पास इतनी जबरदस्त तगड़ी टेक्नोलॉजी है कि वो ड्रोन्स जो है वो वहां से छोड़ भी सकते हैं, फिर उसके बाद फिर वो अपना टारगेट अचीव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से है। ये तो वो है ना इंडियंस जो कि कबूतरों को भी पकड़ लेते हैं, कभी क्या कुछ कर लेते हैं। आप इंडियंस मीडिया को अगर आप कभी आपको मौका मिले ना, इनके जो लोकल चैनल्स हैं उनको देखिए। ये तो पहले पता नहीं कहते थे कि जी पता नहीं वो उड़कर आ रहे हैं, उन वहां से चीजें आ रही हैं और ऐसे उड़ के नीचे उतर रहे हैं, पैराशूट्स के जरिए से चीजें उतर रही हैं और इस तरह की चीजें। तो ये उनकी एक तरह की, ये खेलते भी हैं ये अपनी ऑडियंस के साथ, अपने लोगों के साथ इस तरह से। और दूसरा आपने बात की कि जम्मू जम्मू इज एन ऑक्युपाइड प्लेस ना, तो उसको इंडिया ने ऑक्युपाई किया हुआ है वहां पे। अब ऑक्युपाइड एक जगह के ऊपर वहां पे कहाँ से ये सारी टेक्नोलॉजी लोगों के पास आ जाएगी और वो इस तरह से वो कर सकेंगे। और जैसा आपने कहा कि वो अगर इस तरह उनके पास है तो वो तो फिर कौन से टारगेट्स को अचीव करेंगे, इस तरह से तो नहीं करेंगे ना जिस तरह से इन्होंने दिखाया है। और हेलीकॉप्टर गिरा सकते थे, हेलीकॉप्टर का हैंगर करीब था वहां पे वो कर सकते थे, ट्रांसपोर्ट जहाज खड़े थे वहां पे कर सकते थे। और वो बिल्कुल जो जिस कैमरे के बावजूद इतना दूर बैठ के भी उनके हाथ पांव फूल गए तो वो अपना टारगेट नहीं अचीव कर सके। बिलाल साहब देखिए, ये चीजें आइसोलेशन में तो होती नहीं है, आपको भी पता है। जी। आप हमें थोड़ा सा ना, हमें बार बार एक चीज को समझना चाहिए कि पाकिस्तान जब से बना है तो इनको हजम तो हो नहीं रहा। पहली बात ये है। अब जब से पाकिस्तान बना है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है एक्सेप्टेंस और दूसरी होती है कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो कम अज कम आप उसको बर्दाश्त करते हैं। ना ये बर्दाश्त कर रहे हैं इस मुल्क को, ना ही वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, चाहे वो कांग्रेस की सारी गवर्नमेंट रही हो या फिर बीजेपी हो। और नरेंद्र मोदी का अपना सारे का सारा जो कैरियर है, जो सफर है, तो ये तो टेरर लेडन सफर है। मैं इसको कहूंगा कि उसने सारी की सारी बुनियाद उसकी सफर की जो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने की है। ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं है। देखिए ना, कोई एक ट्रेन के अंदर एक हादसे को बुनियाद बनाकर जो गुजरात में इसने किया,
और गुजरात में जो जितना मैसेकर हुआ था उसी को इसने एक्सप्लॉइट करते हुए अपना वोट बैंक बनाया। उसी तरह से वहाँ पे जो एक्सट्रीमिज्म है उसको इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ तक पहुँचा है। तो वो क्या थी, वो या तो उसकी मुसलमानों के साथ दुश्मनी है या फिर वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। उनके सारे के सारे जितने भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं अब तक, जो पहले अटैक्स हुए हैं उनको भी देख लीजिए, वो जो 40-50 लोग इनके मारे गए थे अटैक के अंदर, तो वो किस तरह से पुलवामा। उन्होंने वो वाविला मचाया था। ये बात बहुत पीछे जाती है। अगर आप देखिए कि जब इन्होंने ऑपरेशन किए थे, सिखों के खिलाफ ऑपरेशन किए, सारा कुछ किया, और आप पूरी दुनिया जानती है कि 17 से ज्यादा जो है वहां पे तहरीकें चल रही हैं इंडिया के अंदर, आज़ादी की तहरीकें। अच्छा, ये कोई हवा में बात नहीं है, ठीक है। उनके खिलाफ पता नहीं कोई ग्रीन ऑपरेशन और फ्ला ऑपरेशन और फ्ला ऑपरेशन, तो ये हर जगह पे ये ऑपरेशन करते रहते हैं उनके खिलाफ। अच्छा, ये करते क्या है, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करते हैं और फिर इल्जाम जो लगाते हैं वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं कि जी पाकिस्तान जो है कर रहा है। इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं उनकी, इंडिजिनस वहां पे लोग हैं वो उनके कर रहे हैं, और फिर आप अगर इल्जाम लगा दें पाकिस्तान पे तो समझ से बाहर है। अच्छा, एक अब इसी पे आपकी ना, जैसा इधर से ही आपकी बात को पकड़ के एक मैं एक आपको और बड़ी मुज़ाहिका खेज बात बताना चाह रहा हूँ। चाहूँगा कि ये आपको पता है कि दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं सिख जो है दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, और किसान बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले सितंबर से 9 महीने हो गए हैं और 7 महीने से उन्होंने दिल्ली का घेराव किया हुआ है। इंडियन मीडिया ने डूइच डिवेला की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन मीडिया ने ये तासुर दिया कि सिक्योरिटी सख्त हुकूमत ने कर दी, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वहाँ पे इंतशार फैलाना चाहता है, कोई हरकत करना चाहता है सिखों के दरमियान। तो सोचने की बात ये है, जो मेरे ख्याल में इंडियन नहीं सोच रहे, कि उस प्रोटेस्ट का, उस घेराव की तकलीफ पाकिस्तान को ज़्यादा हो रही है या फिर इंडिया को हो रही है। ऑब्वियसली इंडिया को, मोदी सरकार को। और मोदी ने, आपको पता है कल जो चंडीगढ़ में जिस तरीके से पुलिस ने बेदर्दी से किसानों को मारा है। अच्छा, यहाँ से ही मैं आपको ना दोबारा लेके जाना चाहूँगा, ये जो आज वाकया पेश आया है, बल्कि गुज़िश्ता रात पेश आया है। इससे पहले आप जानते हैं 4 दिन पहले जो है एक वाकया जौहर टाउन में भी पेश आया था। वहाँ पे भी बिल्कुल इन्होंने, जो जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने तकरीबन तमाम टेररिस्ट पकड़ लिए हैं। और तमाम इशारे जो हैं, जो मेन किरदार है डेविड पॉल जो है, वो अमेरिकन शहरी है और बहरीन में काम करता था। कोरोना की वजह कारोबार ख़राब हुआ तो उसका दुबई आना जाना हुआ, फिर यहाँ पे साबित हो गया, उसे भागते हुए जो है एन वक्त पे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने लाहौर एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया। अब मेरा जो सवाल है ना, बड़ा टेक्निकल सवाल है, और जो मैं चाहूँगा कि इस बात पे नाजरीन भी हमारा गौर करें, कि दिलबाग सिंह ने, इंडियन जो पुलिस चीफ है जम्मू का, उसने कहा कि हमने एक लश्कर तैयबा का टेररिस्ट पकड़ा है जो आईईडी लगाना चाह रहा था किसी पॉपुलेटेड एरिया के अंदर, और हमने एक बहुत बड़ी तबाही जो है उसे रोक दिया। और आप जानते हैं कि ये जो जौहर टाउन का वाकया भी एक दिन पहले एफएटीएफ की मीटिंग से पहले हुआ था। और पाकिस्तान को आप जानते हो कि एफएटीएफ में जो इंडिया जो उसका एक किरदार है, पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है। और अब जब इनका दहशतगर्द पकड़ा गया और उंगलियां जा रही हैं इंडिया की तरफ, तो उससे पहले जो है इन्होंने ये ड्रामा करके दोबारा लश्कर तैयबा का नाम लेना शुरू कर दिया है। और जिस कानून के तहत उस बंदे को गिरफ्तार किया गया है, 6 महीने तक बगैर सबूत को इंडियन फोर्सेस उसको जो है गिरफ्तार रख सकती हैं, और उस पर जितना मर्जी टॉर्चर करें, कोई पूछताछ नहीं है कानूनी लिहाज से। तो आप किस नज़र से देख रहे हैं, क्या इसका कोई ताल्लुक जो है ये जौहर टाउन वाकये से भी मिलता है या नहीं मिलता है? बिलाल साहब, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। आप देखिए कि उससे पहले आप शंघाई कॉन्फ्रेंस जो हुई है वहाँ हम्म, पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इनका है अजीत डोवल, उसने उसने क्या खड़े होके वहाँ पे उस फोरम को किस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नरेंद्र मोदी, उसकी गवर्नमेंट जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं हर फोरम को। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश। अभी आपने एफएटीएफ की बात की कि एफएटीएफ के अंदर सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रही है, इंडिया को हो रही है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, कभी कभी तो ये लगता है कि ये सारे फोरम जो है ना एक तरह से कंप्रोमाइज हो गए हैं, पॉलिटिकल टूल्स बन के रह जाते हैं। मुझे एक बात बताइए कि आपको याद होगा कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि, ये मेरे ख्याल में ये रिपोर्ट में ये बताया गया था कि कोई 40 के करीब बैंक थे इंडिया के जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। और ये कोई पाकिस्तान की रिपोर्ट नहीं थी, ये वही इंडियन अपना अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट थी। ठीक है, अच्छा। तो वहां पे पेपर्स जो है ना वो डिस्क्लोज हुए थे।
तो जिसमें बताया गया था कि और वो पता नहीं किन किन के हाथों में वो गए पैसे और किस किस तरह से इस्तेमाल हुए। मुझे ये बताइए कि कितना शोर उठा था उसके ऊपर, इंडियंस की इस इन्वॉल्वमेंट के ऊपर कितना वहां पे जो है वेस्टर्न मीडिया के अंदर शोर उठा था। उसको छोड़ दीजिए, आप आ जाइए पिछले दिनों का वाकया कि यूरेनियम पकड़ा गया है वहां पकड़ा गया, बिल्कुल। पे। यूरेनियम पकड़ा जाना ये कोई मजाक नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता यही हमारे मुल्क में या किसी और किसी मुल्क में अंदर होता तो पता नहीं क्या क्या चीजें खतरे में पड़ जानी थी वहां पे। और वहां पे आप सरेआम ये चीजें चाह रही हैं, तो मुझे ये बताइए कि एफएटीएफ को ये नजर नहीं आता कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, या क्या ये जो सारी डीलिंग होती है, अगर यूरेनियम बेचा जा रहा है, ये ब्लैक मार्केट्स में जा रहा है, तो वो पैसे कहाँ जा रहे होंगे, किस मकासद के लिए इस्तेमाल होते रहे बेशक, होंगे। बेशक, इसके अलावा बेशक। एक और भी इम्पोर्टेंट चीज है जो एफएटीएफ को देखनी चाहिए, वो ये है कि ये कोई फॉरेन पॉलिसी ने एक इनकी रिपोर्ट आई थी, अगर आपको यहाँ कुछ अर्सा पहले की बात है, जिसमें उन्होंने कहा था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक जो है वो इंडिया से जोड़ा था उन्होंने, जो कि दाइश का। मुख्तलिफ मुल्कों में। हाँ जी। तो दाइश का। मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो है वो उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की थी वो उनके साथ ताल्लुक थी। तो उसको कितना उसको उन्होंने जानने की कोशिश की और उसको समझने की कोशिश की कि ये कनेक्शन आखिर है, तो इसको प्रोब करने की जरूरत है। अच्छा एक यार। मेंबर आपको एक ऐसे मुल्क को बना देना कि जो खुद इस तरह का सिस्टम। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बिलाल साहब, हम्म। पाकिस्तान के अंदर जितनी डेवलपमेंट हुई है ना एफएटीएफ के हवाले से या फिर किसी स्क्रूटनी मुल्क में। करने के हवाले हाँ। से, इस करने के हवाले से, उसके मुकाबले में तो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा ये भी एक इस तरह से एक गुजारिश भी है कि ये इनको आंखें खोली खुलवाई जाएं कि उस नहीं, मुल्क के ये अंदर तो कभी नहीं करवाएं खोलेंगे जो बैठ के वहां से, भाई, ये नहीं जो वहां खोलेंगे। से देखिए देखो, वहां। देखो इस वक्त आपकी जो इस वक्त अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहती है अमेरिका, उसका तो ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है इंडिया के साथ। चाइना के खिलाफ आप जानते हो क्वाड्स के अंदर अभी इनकी नेवी जो है वो बहिरा जो है ये हिंद के अंदर जो है एक्सरसाइज कर रही है। अच्छा, अफगानिस्तान के अंदर भी इंडिया को बड़ी मार पड़ रही है। अब वो तालिबान से बातचीत करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि तालिबान की हुकूमत आ रही है। इस वजह से एक फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ भी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और आपको याद होगा कि पिछले साल तकरीबन हर हफ्ते एक खबर आती थी, कभी वो आती थी उस तरफ से और DGISPR की तरफ से, कभी वजीर आजम या वजीर खारजा की तरफ से कि हमें खौफ है कि इंडिया कोई फॉल्स फ्लैग कर सकता है। क्या आप नहीं समझते कि ये जो अभी एक ड्रामा 24 तारीख को मोदी ने किया था अपनी पालतू पार्टीज जो कश्मीर की हैं, मकबूजा कश्मीर की, उनको बुला के, और वो पालतू पार्टीज ने भी तनकीद की आर्टिकल 370 की बहाली और थ्री जो 35A के हवाले से। डू यू थिंक कि ये इस जो एक फॉल्स फ्लैग अब नजर आ रहा है कि ये जम्मू वाकई एक फॉल्स फ्लैग था, इसका ताल्लुक कश्मीर के अंदर होने वाली उत्सुकी से भी है? बिल्कुल हो सकता है। उसकी एक वजह ये है कि नरेंद्र मोदी ने कोशिश ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो कितना डेमोक्रेटिक है, या कितनी वो इस चीज को, वो कश्मीर के अंदर सिचुएशन कितनी बेहतर है, और वो किस तरह से उन लोगों को इस लाइन पे लाने की उसने कोशिश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि वहां भी उसको बहुत बड़ी नाकामी हुई। अब महमूदा मुफ्ती के बारे में बहुत सारे लोगों के जो भी ख्यालात हैं या जो भी चीज़ है या जिसका जो भी रहा, लेकिन उसने एक चीज़ तो क्लियरली खुद इंडियन मीडिया ने उसको रिपोर्ट भी किया है, और उसने वापस आके जो कहा कि जी ये पॉसिबल ही नहीं है कि पॉलिटिकल आप डायलॉग हो सके या कोई चीज़ हो सके जब तक ये रिस्टोर नहीं, आप उसका जो स्टेटस है आप उसको रिस्टोर नहीं डिस्टोर नहीं करते हैं। करते, और बिल्कुल। उसमें एक और भी उसने इंपॉर्टेंट बात की कि इसके अंदर पाकिस्तान को शामिल किया जाए इस मामले के हल के लिए। तो ये वो बात तो है, वो तो जाहिर है। अब वहाँ के जो जितने भी, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो या बाकी लोग हों, उनको एक चीज तो पता है कि वो जो हकायक जमीन के साथ जो जुड़े हुए हकायक हैं उनको वो डिनाई नहीं कर सकते। और जिस तरह से उनको नजरबंद रखा गया और जिस तरह से उनके साथ सारा कुछ हुआ, तो उन्हें भी अब नजर आ गया है कि भाई ये हमारे कोई खैर खा नहीं है, इन्होंने किसी तरह से हमारा भी नहीं है, ना ही ये कश्मीरियों के लिए है। तो बेशक। उन्होंने तो आंखों पे पाई किया हुआ है ना वहां पे। ऐसे ही। ये किसी तरह से भी ये पॉलिटिकली वो इस चीज को ठीक होने नहीं देंगे। और उसने दिखाने का प्रेशर तो डेफिनेटली उसके ऊपर था। जो बाइडेन ने भी वैसे वादा तो किया हुआ था कि वो इसके ऊपर बात करेगा, सारा कुछ करेगा, लेकिन देखिए ना वादे करने के बाद वो फिर क्या कर क्या रहे हैं। वो स्ट्रेटेजिक वो इंडिया कंपल्शन के आ साथ जाती उनका जो कनेक्शन है वो सिर्फ ऐसा ही है, उनको उन्होंने बगल बच्चा बना लिया है अब है। उसका। चाइना के कंपल्शन है खिलाफ ना जैसे चाइना आपने के बात की खिलाफ। है, अच्छा, चाइना के इधर खिलाफ क्योंकि इधर से ही एक और सवाल भी उठता है कि बगल बच्चा बन गया। हमें पता है कि मोदी साहब को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। वो मान ही नहीं रहे थे कि 1800 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर चाइना का कब्जा हो गया। हालांकि उनका मीडिया बार बार कह रहा था कि 1800 से ज्यादा जो है, बल्कि प्रो बीजेपी जो लोग हैं वो भी कह रहे थे, और मोदी साहब ने कहा हमारी किसी टेरिटरी के ऊपर कब्जा नहीं है, चाइना से भी मार खा ली।
उसके बाद हमने देखा कि कोरोना आया तो एक एक दिन में जो है 4-4 लाख पेशेंट्स निकल रहे हैं और हज़ारों की तादाद में जो है लोग मर रहे हैं। किसान जो है इस बुरी हालत में, एक तरफ कोरोना की तरफ से बुरी हालत है, दूसरी तरफ किसान अभी तक बैठे हुए हैं वहाँ पे, इकॉनमी इनकी जो है वो माइनस के अंदर चले गई है। तो ऐसे हालात में आपके ख्याल में क्या मोदी के पास क्या ऑप्शंस हैं कि वो अपनी सियासत बचाए और अपने आप को जो है ना, यानी कि जो उसका ग्राफ गिर रहा है पॉपुलैरिटी का, उसको संभाल सके? नरेंद्र मोदी की ये, उसको आप उसकी जो कहें कि कनिंगनेस में कहें या इसकी खूबी कहें, जो मर्जी कहें, इसने हमेशा जो है क्राइसिस को अपने पॉलिटिकल मफादात के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह मैंने आपसे पहले बात की थी कि अगर इसके सियासी सफ़र को देखिए तो ये गुजरात से लेकर अब तक उसने हमेशा हर एक चीज़ को अपने ज़ाती पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। चाहे वो नाम नहाद इसकी सर्जिकल स्ट्राइक्स हों, फिर उसके बाद जो उनका पायलट गिरा और फिर पकड़ा गया, फिर उसके साथ उसने वापस ले जाके उसके साथ पॉलिटिकल कैंपेन करने की उसका नाम लेके कोशिश की, सारा कुछ हुआ। फिर गुलवान के अंदर जो कुछ इसके साथ हुआ, चाइना ने जो किया, तो उसको भी इसने अपने पॉलिटिकल मफादात में अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। कश्मीर का आपके सामने है, सिटीजन एक्ट आपके सामने है। तो ये तो सारी चीज़ें ये वो तो इस्तेमाल करता है अपने पॉलिटिकल उसके लिए, गेन के लिए। उसकी वजह सिर्फ ये है बिलाल साहब के, मैंने बहुत पहले भी आपसे एक डिस्कशन हुई थी, उसमें कहा था कि ये कंट्रोल करते हैं अपनी पॉपुलेशन को दो चीज़ों के साथ। एक इनकी क्रिकेट है, वो तो बदकिस्मती से अब जरा इतनी चल नहीं रही कोविड की वजह से, लेकिन मीडिया तो चल ही रहा है इनका। फिल्मों के अंदर इनका देख लीजिए कि फिल्मों में भी इनका जो है वो सारे का सारा फोकस जो होता है वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर, और फाल्स किस्म की, झूठी किस्म की वीडियो फिल्में बना बना के, नाम नेहाद हीरोज बना के। अभी इन्होंने लगता है इसके ऊपर भी कोई फिल्म ड्रामे बना दिए होंगे कि गलवान ने पता नहीं इन्होंने कौन से मार के मार लिया, हालांकि जो कुछ हुआ 20 लोग इनके किस तरह से वहां पे मरे थे, सारा कुछ हुआ था। तो ये उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज अब देखिए ना, जो इलेक्शन में हुआ था इसका, बंगाल का हुआ है, तो वो उसका आया। लेकिन एक चीज आप इम्पोर्टेंट देखिए, ममता बनर्जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जब कश्मीर में ये डायलॉग की बात कर रहा था और ये सारी चीजें कर रहा था। उसने कहा है कि लोगों को आज़ादी चाहिए और आप इस तरह से कर नहीं सकते, लोगों को आज़ादी चाहिए। और वो सिर्फ कश्मीर की बात उसने नहीं की, लोगों को हर उस जगह पे आबादी चाहिए, आज़ादी चाहिए जहाँ पे इन्होंने उनके साथ बुरा हशर किया हुआ है। और वो कोई एक जगह नहीं है कि जहाँ पे इंडिया के अंदर इतनी तहरीकें चल रही हैं तो लोग बड़े बुरे हालात में हैं, लोग गुर्बत में फंसे हुए हैं, लोग कोविड की आपने बात की उसकी वजह से ये एक्सपोज हो गया इनका पूरा का पूरा सिस्टम। और दूसरी एक अहम चीज है कि उसके बावजूद भी ये एक इसी चक्कर में है कि मैं कोई बहुत बड़ी पावर बन जाऊं। पाकिस्तान के साथ पहले उसने सारा कुछ किया, अभी अमेरिका के साथ है, सॉरी, अमेरिका के साथ मिलकर जो है वो चाइना का बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इन्होंने ऐसे ही रहना है। और फिर ये सिर्फ पाकिस्तान और चाइना की बात नहीं है, नेपाल के साथ इनका क्या सीन रहा है, श्रीलंका के साथ ये क्या करते रहे। तो इनकी तो पूरी की पूरी हिस्ट्री है। वो जो हमले हुए थे ईस्टर के, उसके भी जाके आपको पता है कि वो कहाँ ताने बाने जाके मिल रहे थे। बिल्कुल केरला तो ये वगैरह। तो स्टरर तो है, ये बैठ के अपने हमसायों को ठीक तो होने नहीं देगा। और यही चीजें इनको फायदा देती हैं, जो इनके डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो नीचे दब के रह जाते हैं, गुर्बत इनकी नीचे दब के रह जाती है, जो वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स और हैं वो नीचे रह के जाते हैं। और लोगों को एक फॉल्स एक ड्रीम दे दिया जाता है कि पता नहीं हम कब ये पता कर लेंगे, कब वो पता कर लेंगे। ये नाम निहाद एक्सपेंशनिस्ट इनकी जो जहन है जो इसका नरेंद्र मोदी ने, और ये बहरूपिया है। आप देखिए शुरू से देखकर आप इसको देख लिए कि एक बहरूपिये का एक रूप है इसका। ये सिर्फ और ऐसे ही। सिर्फ एक खास सेगमेंट को जो है ना, जो एक इंतहा पसंद है उसको उभार के आप मुसलमानों के खिलाफ भी वहां पे खड़ा किया हुआ है उसने, वो जो उनके हमसाया ममालिक हैं उनके खिलाफ भी खड़ा किया हुआ है। तो आप इनसे कोई अच्छे की उम्मीद ना रही रखिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान इज नाउ इमर्जिंग इकोनॉमिकली। आप देखिए कि सिचुएशन बेहतर हो रही है अब, सी पैक आपका डेवलपमेंट वहाँ पे बेहतर हो रही है। आप एक एक जो आपको इकोनॉमिकली आपको कोई डायरेक्शंस मिल रही हैं कि यार कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाने के लिए कम से कम उस तरफ जाया जाए। तो ये चीज़ें किस तरह से हजम होंगी, वो आपके दुश्मनों को हजम होना बहुत मुश्किल है। तो इसमें हमें हमारा जो मीडिया है उसको विजिलेंट होना चाहिए। जिस तरह मैं आप थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि यूरेनियम वहां पे पकड़ा गया, यही अगर पाकिस्तान या कहीं और की बात होती तो ढंडोरा आग पीटा लगी जा रहा होनी थी। होता। ऐसे ही है, तो ऐसे ही है। हमारे यहाँ ये है कि अब देखिए ये इनकी अपनी ये खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं, ये जहाँ पे भी इनके धमाके या इस तरह की चीजें जो ये कि फॉल्स ऑपरेशन इनके होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं।
अब ये इसको कैसे होगा कि जब तक आप उसको एनालाइज करके दुनिया के सामने उनकी चीजों को नहीं लाएंगे, इनके ऊपर नजर नहीं रखी जाएगी कि ये कर क्या रहे हैं, तब तक नहीं होगा। नरेंद्र मोदी, आप अगर एक चीज देख लीजिए, जब से वो गवर्नमेंट में आया है उसने जितनी भी पॉलिसीज बनाई हैं वो सारी की सारी फेलियर हुई हैं। ऐसे हर ही। तरह की फेलियर हुए हैं। उसकी वजह यह है कि वो सेल्फ सेंट्रिक पॉलिसी थी, कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक जात को या अपने उसको पॉलिटिकल उसको बढ़ावा देने के लिए, वरना ना उसने इंडिया के लोगों के लिए कुछ किया है, ना ही वो अपने जिसे कह लिए कि हमसायों के लिए उसने कुछ किया है। कि हमसायों के साथ वैसे वो बड़ी भाषण देता है कि जी हम अच्छे ताल्लुकात ये वो, लेकिन वो ओरिजिनली वो चाहता नहीं है। वो इसको एक, बल्कि एक पॉलिटिकल एक कमोडिटी है उसकी, ऐसे ही। जो इसको वायलेंस जो है उसको बना के वो इस्तेमाल करता रहा है। बहुत शुक्रिया अयाज। जाते हुए जो है एक सिंपल सा मैं सवाल छोड़ के जाता हूँ, ये जो जम्मू के अंदर धमाके हुए हैं इसका सबसे फायदा किसे हुआ है? इंडियन मीडिया को उठा के देख लें, जनरल बख्शी कहता है इट इज़ एक्ट ऑफ वॉर। बेसिकली जो तमाम नाकामियां, जैसे कि अयाज ने भी कहा, उनके अंदर डाइवर्शन लाने के लिए पाकिस्तानी बुगी मैन को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है कि देखो जी पाकिस्तान ने क्या किया। नंबर वन। नंबर टू, अब जो एपीसी हुई है कश्मीर पे, उसके फेलियर के बाद मोदी को नज़र आ रहा है कि 2 साल के बाद भी हालात नहीं ठीक हुए। कश्मीरियों पे मजीद जुल्म और सितम के बाजार गर्म करने के लिए लश्कर तैयबा का नाम लेके वो एक ग्राउंड तैयार कर रहा है, ताकि कश्मीर के अंदर, आप जानते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस पिछले 1 माह से खबरें आ रही हैं कि वो धड़ाधड़ वापस डिप्लॉय की जा रही हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर। इसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो। तीसरा, आप ये भी जानते हैं कि बिपिन रावत हो या जनरल नरवाने हो, वो लगातार पाकिस्तान के ऊपर एक तरफ पीस की बात कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान पे इल्ज़ामबाजी का उनका जो है रवैया वही है, उसी तरीके से वो लगाते हैं हमें। अब यूँ महसूस हो रहा है कि मोदी साहब के पास ये आखिरी ऑप्शन रह गया है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा के अपनी गिरती हुई ताकत को रोका जाए। हमें विजिलेंट रहना होगा, हमें चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, हमें मीडिया के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस मीडिया के अंदर भी सैफमा टाइप के काफ़ी लोग मौजूद हैं जिनकी हमदर्दियाँ आज भी इंडिया की तरफ हैं और उनके दिल इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो ये याद रखिए, पाकिस्तान हमारी पहचान भी है, हमारी शान भी है, हमारे सर के ऊपर वो छत है जिसकी वजह से आज हम उन हालात से बचे हुए हैं जो आपको इंडियन मुस्लिम्स के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट एनालिसिस और के साथ में लिए। बिलाल साहब, साथ में लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि सबसे जो ज्यादा, जो एक कहते हैं ना कि एक वाकया होता है, तो मैस ब्लाइंडिंग की गई थी कश्मीर के अंदर, आपको अगर याद हाँ हो। जी, पैलेट मैस गन। ब्लाइंडिंग का वाकया जो है वो कश्मीर के अंदर है, ये लोगों को याद रखना चाहिए। ये कभी भी खैर खा नहीं है कश्मीरियों के। और ऐसे ही। ये जुल्म उनको भूलना नहीं चाहिए। जो लोग आग उठ उठ के, अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें पाकिस्तानी वजीर आजम को बार बार वहां पे वो एंकर कह रहा था कि जी चाइना में क्या हो रहा है, फलां क्या हो रहा है। मुझे ये सवाल समझ नहीं आती कि आप चाइना के अंदर अगर वो प्रॉब्लम्स हैं, वो तो हैं, लेकिन जो एक बड़े इतने अरसे के साथ कश्मीर के कश्मीर के अंदर इतना जुल्म हो रहा है और क्लियर ब्लेटेंटली उनको मारा जा रहा है, ग्लेयरिंग एग्जांपल्स आपके सामने हैं, उसके ऊपर कमीशंस कहाँ हैं आपके? उसके ऊपर आपकी जो है ना वो विजिलेंस कहाँ पे है? तो ये जो वो भी बात ओपनली करेंगे, दहशतगर्दी हो रही है, स्टेट टेररिज्म वहां पे हो वो रहा उस है, पर नहीं बात करेंगे। उसके ऊपर कौन सा एफएटीएफ बनेगा और उस पर कौन सी बात कोई बनेगी? भी बात नहीं होगी, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं, मेरे ख्याल में ये जो जिस किस्म का इंडियन मीडिया आज करके इवेंट्स को कवरेज दे रहा है, बल्कि अगर आप इंडियन मीडिया उठा के देखें तो जितना वो हॉस्टाइल है, पाकिस्तान में मौजूद भी उन लोगों की गलतफहमी अब दूर हो जानी चाहिए जो ये सोच रहे थे कि शायद 370 बहाल हो जाएगा। मोदी ने तो लास्ट मीटिंग में ये साफ साफ कह दिया कि अभी तो उसने इस पर सोचना भी नहीं शुरू किया। अगले एनालिसिस के लिए, अगले सेशन तक के लिए मुझे और अयाज को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।